तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुक्ला जी एजुकेशन में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 17 जून थर्ड और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस एक साथ में। दोनों शिफ्ट के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि पूरी वीडियो में आपको कहीं पर भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इस वीडियो को मोनेटाइज नहीं किया है, तो यूट्यूब ऐड आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो फिर पूरा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो एड फ्री टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचते रहें। और आपको जो है नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, जिस तरह का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम अभी चल रहा है, इसी को बेस बना करके हमने एनटीपीसी 10+2 यानी 12th लेवल वाला जो एग्जाम होने वाला है उसके नोट्स तैयार किए हैं। कुछ स्क्रीनशॉट्स हमने यहाँ पर लगा दिए हैं जो आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से आपको जीके जीएस करंट अफेयर मैथ रीजनिंग सबके नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा एसएससी जीडी और आरआरबी ग्रुप डी के भी नोट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए कुछ खास करना नहीं है, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर देना है कि सर हमें एनटीपीसी ग्रुप डी के नोट्स चाहिए या फिर एनटीपीसी के नोट्स चाहिए। टीम आपसे संपर्क कर लेगी। ये सारे नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में उपलब्ध रहेंगे। हर पूरा सब्जेक्ट आपको कंप्लीट सब्जेक्ट कंप्लीट नोट्स विद करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। तो मैसेज करके आप लोग अपने अपने नोट्स ले सकते हैं। इसको अगर एक बार आप पूरा नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आराम से, चाहे 10+2 एनटीपीसी दे रहे हो, आरआरबी ग्रुप डी दे रहे हो, एसएससी जीडी दे रहे हो, इन तीनों के लिए ये नोट्स पर्याप्त रहेंगे। बढ़िया से आपका अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो हैं वो शुरू में होंगे। सेकंड शिफ्ट जो हुई है 17 जून की, उसके क्वेश्चन आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न है जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। थार रेगिस्तान किन किन देशों में फैला हुआ है? और एक छात्र ने लिख करके भेजा था, सर ये पूछी गई थी थार रेगिस्तान की बाउंड्री किन देशों को टच करती है? तो ये भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। तो थार रेगिस्तान को महान भारतीय रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम का जो भाग है उसमें एक बड़े भूभाग में यह फैला हुआ है। एक बड़ा शुष्क क्षेत्र है जो लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, और ये भारत और पाकिस्तान दोनों की सीमा रेखा को टच करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। श्री ज्ञानेश कुमार ने भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार कब से ग्रहण किया है? हम आपसे कह रहे थे कि आपको हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखना है। पहले भी हमने आपको इस प्रश्न के बारे में बताया था कि श्री ज्ञानेश कुमार जी जो है वो वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो उसी से रिलेट करते हुए यह प्रश्न आ गया है। ठीक है, तब भी हमने आपको बताया था कि इन्होंने कब कार्यभार ग्रहण किया था। जिन लोगों ने वो एग्जाम एनालिसिस देखा होगा उन लोगों का यह एक नंबर बिल्कुल पक्का हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए 15 जनवरी, 26 जनवरी, 19 जनवरी 2025 या फिर 1 मार्च 2025। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 फरवरी 2025 को इन्होंने जो है कार्यभार ग्रहण किया है। देखिए, श्री ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ये प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है, और इन्होंने 19 फरवरी 2025 को अपना कार्यभार ग्रहण किया है। आगे बढ़िए। शारदा सिन्हा किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? राजनीति, साहित्य, लोक संगीत या फिर चित्रकला? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोक संगीत से जुड़ी हुई हैं शारदा सिन्हा जी। देखिए, इस प्रश्न के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। शारदा सिन्हा को 2018 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1991 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो शारदा सिन्हा को ये सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे आपसे टाइमिंग पूछी जा सकती है कि कब इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन गरम दल के नेता नहीं थे? ध्यान रखना क्या पूछ रहे हैं, नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर अरविंद घोष? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो गर्म दल के नेता ना होकर के नरम दल के नेता थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक आपको लाल बाल पाल की तिकड़ी याद होगी, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। गोपाल को जो है आप पाल में समझ लेते हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो गर्म दल के नेता नहीं थे। तो कौन कौन थे, आइए देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गर्मपंथी दल के नेता नहीं थे। गर्मपंथी दल में कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों के जो लाल बाल पाल के रूप में ये तीन लोग ही फेमस हैं जो गर्म दल के प्रमुख नेता हुआ करते थे। आगे आपसे पूछेगा लाल बाल पाल में इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप बता सकते हैं ना, लाला लाजपत राय,
बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों लोगों को लाल बाल पाल गरम दल के नेता के रूप में जाना जाता है। अगला, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं, औरंगजेब, अकबर, कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया है। कहाँ पर बनवाया है, क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलराज बानो बेगम की याद में बनवाया था। इसे दक्कन का ताजमहल भी कहते हैं और ये काले पत्थर से बना हुआ है, इसलिए इसे काला ताजमहल भी कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है, आगे आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने कौन सा दरवाजा बनाया था? ये पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला देखिए, 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 किससे संबंधित है? यह आपसे पूछा गया है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में संशोधन से संबंधित है, उच्च न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि से संबंधित है, चुनाव आयोगों के कर्तव्य को स्पष्ट करना है, या फिर कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चुनाव आयोग के कर्तव्यों को स्पष्ट करने के लिए 19वां संविधान संशोधन 1966 लाया गया था। और इसके बाद में क्या हुआ, अनुच्छेद 324 जो चुनाव आयोग के बारे में बताता है, इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। तो यहां से आपको यह भी पता चल गया अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था? 1976, 77, 78, 80। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1978 में इसको हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था? आपको मैंने बताया था, संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार होता था तो लोग अपने खेत में से या घर के बगल से, घर के पास से सड़क को नहीं जाने देते थे। तो ऐसे में बड़ी समस्या हो गई। यहाँ पर ये हो गया, भैया अगर सड़क हाईवे वगैरह अगर सीधे नहीं जाएंगे, घूम फिर करके जाएंगे, तो सड़क या फिर हाईवे बनाने का मतलब ही क्या रहा? तो ऐसे में क्या हुआ, इन्होंने कहा भैया एक काम करते हैं, ये जो मौलिक अधिकार है, संपत्ति का मौलिक अधिकार, इसको कानूनी अधिकार बना देते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि लोग मौलिक अधिकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। आपको पता है आर्टिकल 32 क्या कहता है, अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसे में जो सड़क या हाईवे बन रहे थे उसमें रुकावट होती थी। तो इसीलिए इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके आर्टिकल 300A में जोड़ करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके आर्टिकल 300A में जोड़ दिया, जो कि अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। यानी कि सरकार चाहे कोई हाईवे अगर निकल रहा है तो हाईवे तो सीधा निकलेगा, अगर बीच में आपका घर आ रहा है, आपका कोई मतलब कि कोई भी मान लीजिए खेत आ रहा है, तो सरकार क्या करेगी, जो वर्तमान में रेट है उससे ज़्यादा आपको रेट दे करके वो घर या फिर वो खेत आपसे ले लेगी, क्योंकि आप अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तभी देखते नहीं नोएडा वेडा में क्या हुआ है, नोएडा में हाईवे में सबका घर आ गया है ना, और बहुत सारे पैसे मिलते हैं, हाईवे में घर आ जाए, हाईवे में आपकी ज़मीन आ जाए, बहुत पैसा मिलता है। ठीक है ना, तो यही सिस्टम हुआ है नोएडा में। देखिए, राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा? 343 नहीं है, 343 में हिंदी के बारे में बताया गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, लेकिन पूछा जा रहा है कि भैया आयोग का गठन की बात की जा रही है। आयोग का गठन आर्टिकल 344 में बताया गया है। देखिए, तो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा हिंदी के संदर्भ में विशेष प्रावधान किए गए हैं। और जो राजभाषा आयोग है वो आर्टिकल 344 में बताया गया है भैया एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, जो हिंदी को बढ़ाने चढ़ाने का, उसको विस्तारित करने का प्रयास करेगा। अगला, निम्न में से कौन सा राज्य गंगा के मैदान का हिस्सा नहीं है? अब ये प्रश्न क्या हुआ था, गलत दिया गया था, क्योंकि दो ऑप्शन इसमें सही बन रहे थे। पंजाब भी दिया था और हरियाणा भी दिया था, और पंजाब और हरियाणा दोनों ही गंगा के क्षेत्र में नहीं आते हैं, आपको याद रखना है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब गंगा के क्षेत्र में नहीं आता है। देखिए, गंगा का मैदान, जिसे हम सिंधु गंगा का मैदान भी कहते हैं, भारत के उत्तरी भाग में फैला हुआ विशाल क्षेत्र है। मुख्य रूप से गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से यह बना है। उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, आपका जो उत्तर वाला पूरा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, ये सब गंगा नदी के उत्तरी भाग में, मतलब उत्तरी वाले मैदान में आ जाएंगे। लेकिन पंजाब और हरियाणा इसमें नहीं आता है। अगला, वर्ष 2025 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये आपसे पूछा गया है, 2025 का पूछा है। संजीव कुमार, अरुण कुमार, विपिन कुमार या फिर अजय सिंह? सही आंसर हो जाएगा विपिन कुमार। विपिन कुमार वर्तमान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं।
अब ये चर्चा में है क्यों? अभी आपको पता है हैदराबाद में केस हो गया है ना, तो इसी वजह से ये प्रश्न आपका पूछा गया है। लेटेस्ट करंट अफेयर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई के अध्यक्ष के रूप में श्री विपिन कुमार का मुख्य काम भारत में नागरिक उड्डयन, बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव प्रबंधन की देखरेख करना है। जैसे इन्होंने पद संभाला, वैसे ही भैया एक यहाँ पर हादसा हो गया, जो कि बहुत ही निराशाजनक और बुरा हादसा है, हैदराबाद वाला। ठीक है, अहमदाबाद वाला, सॉरी। चलिए, एमएसएमई क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या किस श्रेणी की इकाइयों की होती है? जो आपके मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी श्रेणी के यहाँ पर आपको उद्योग देखने को मिलते हैं एमएसएमई के अंतर्गत? लार्ज, माइक्रो, मैक्रो या फिर ऑल? सही आंसर हो जाएगा माइक्रो, यानी कि बिल्कुल सूक्ष्म वाले जो उद्योग होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए, एमएसएमई के अंतर्गत सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयाँ सूक्ष्म क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो कुल एमएसएमई इकाइयों का लगभग 99% होती हैं। देखो, ऐसा होता है, बड़े बड़े उद्योग अगर उनके पास में पैसा नहीं होता तभी तो लोग उद्योग खोलते हैं। अब बड़े लोग जो होते हैं वो उद्योग कम खोलते हैं, है ना? लेकिन छोटे छोटे जो लोग होते हैं उनके लिए ये योजनाएं चालू की गई हैं। तो ऐसे में एमएसएमई के अंतर्गत 99% जो इकाइयाँ जो उद्योग खुलते हैं वो एकदम स्मॉल वाले होते हैं, सूक्ष्म वाले होते हैं, माइक्रो वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, समझ में आ रहा ना भैया? निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर करना है ना, सब्सक्राइब और लाइक आप लोगों को जरूर करना है। नया चैनल है हमारा, इससे पहले हमारा चैनल सक्सेस जंक्शन है, जिस पर 1,21,000 सब्सक्राइबर हैं। तो वो स्पेशली एमपी के एग्जाम्स के लिए जो है हमने बनाया है, तो आप उसको भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2024 यानी कि सीवीटी कोप 16 कहाँ पर आयोजित किया गया था? सही आंसर कैली, कोलंबिया हो जाएगा। कैली, कोलंबिया में आयोजित किया गया था। देखिए, तो कॉप 16 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोलंबिया के कैली शहर में आयोजित किया गया। यह 1 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक चला था। अगला, किस सम्राट ने सबसे अधिक बौद्ध स्मारक स्थापित किए थे? ये हमने आपको पहले भी कराया है ये प्रश्न। अशोक महान के बारे में प्रश्न आया था 261 ईसा पूर्व वाला, शायद आज सुबह वाली शिफ्ट में ही आया था, है ना? तभी भी हमने आपको बताया था। तो देखो, इसमें क्या हुआ था, अशोक महान ने सबसे ज़्यादा बौद्ध स्मारक स्थापित करवाए हैं। क्यों करवाए हैं? तो देखिए, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, जिसमें उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का नारा दिया था और बोला था, देखो भैया, अब हम आज से युद्ध नहीं करेंगे और हम बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद में उन्होंने बहुत सारे बौद्ध धर्म के लिए कार्य किए। तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया, स्तूप और शिलालेख और स्तंभों के माध्यम से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को बताया था। आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन से क्रम के शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो अशोक के 13वें क्रम का जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। यह आपको याद रखना है। अगला है, कंप्यूटर से प्रश्न पूछा है, सीपीयू में पाइपलाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाइपलाइन क्यों सीपीयू में यूज में लाई जाती है? तो प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए सीपीयू में पाइपलाइन का यूज करते हैं। तो पाइपलाइन सीपीयू की एक तकनीकी है जिसमें एक के बाद एक निर्देश को विभिन्न चरणों में विभाजित कर करके एक साथ प्रक्रिया में भेजा जाता है, जिससे कि उसकी स्पीड तेज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। पैनक्रियाज में कौन सी कोशिकाएं रक्त ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्त्रावण करती हैं? तो पैनक्रियाज की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन का जो है स्त्रावण करती हैं, जिससे कि ब्लड में जो ग्लूकोज है उसके स्तर को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो इंसुलिन का वो लोग स्त्रावण करती हैं। देखिए, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती हैं, जो शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करता है। वहीं जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं, दो होती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकोगोन का स्त्रावण करती हैं, जो रक्त शर्करा को बढ़ाने में मदद करता है। दोनों अपोजिट काम करते हैं, दोनों के बारे में आपको याद रखना है। चलिए, और ये निकलता कहाँ से है? तो भैया अपने जो है पैनक्रियाज में लैंगर हैंस की दीपिकाएं होती हैं। एक बार तो यही प्रश्न पूछ लिया कि भैया लैंगर हैंस की दीपिकाएं क्या हैं? ऑप्शन दिया था कि ये बड़े बड़े जो है बर्फ़ के द्वीप हैं, ये आइलैंड है, ऐसा दिया गया था। ठीक है, और एक ऑप्शन दिया था कि ये मानव शरीर में पाए जाते हैं। अब किसी का दिमाग ही नहीं जाएगा, लैंगर हैंस की दीपिका, ये तो कोई द्वीप ही होगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है गलत करके इस प्रश्न को आए थे। तो लैंगर हैंस की दीपिकाएं मानव के शरीर में पैनक्रियाज में पाई जाती हैं और उसी के अंदर बीटा और अल्फा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो इंसुलिन और ग्लूकोगोन का स्त्रावण करती हैं। अगला, इंदिरा सैन्य अभ्यास से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इंदिरा सैन्य अभ्यास के बारे में आपको पूरा बता देते हैं। इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच में एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य आतंकवादी विरोधी अभियानों, सैन्य सहयोगों और अंतर संचालन को बढ़ावा देना है। यह केवल नौसेना का नहीं बल्कि थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तीनों का ये युद्ध अभ्यास है। यहीं से कोई 2 पॉइंट बना करके आपसे पूछा गया था।
चलिए, तो ये थर्ड शिफ्ट के प्रश्न थे। आइए सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को भी लगे हाथ देख लेते हैं, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम नहीं करा पाए थे आज। फर्स्ट शिफ्ट का हमने करा दिया था। आपको फर्स्ट शिफ्ट वाला भी देख लेना है जो हमने सुबह डाला था। देखिए, सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न था, टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास किस देश के मध्य में होता है? तो भारत और यूएसए के मध्य में टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास होता है। ट्रंप आपको याद हो जाएगा, ट्रंप से मतलब यूएसए और भारत, ठीक है? तो भारत और यूएसए के बीच में टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास होता है। वर्ष 2025 के टूरिज्म दिवस की थीम क्या थी? तो वर्ष 2025 का जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, उसकी थीम थी समावेशी विकास के लिए पर्यटन। ये आपका 2025 के टूरिज्म दिवस की थीम हो जाएगी। अब टूरिज्म दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला देखिए, अप्रैल 2025 में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अप्रैल मई तक का करंट अफेयर पूछ रहे हैं, है ना? तो तैयार रहना है आपको। करंट अफेयर की वीडियो हमारी आप लोग जरूर देख लेना। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए एम खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष होंगे। तो अभी इनको जो है लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया तेजस क्या है? तो तेजस एक एयरक्राफ्ट है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। तो इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचईएल ने बनाया है। इसे बनाने में डीआरडीओ ने भी मदद की है और यह भारत के मेक इन इंडिया योजना का हिस्सा है और यह एक भारत का विमान है तेजस। आगे बढ़िए, कौन से राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति 2.0 लॉन्च की है? तो भैया जिसने पहले लॉन्च की होगी उसी का सेकंड वर्जन लेकर के आए होंगे। तो दिल्ली ने इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति जारी की थी। दिल्ली ने अपना 2.0 जारी किया है। दिल्ली ने क्या किया था? देखो, कोरोना के टाइम पर क्या हुआ था, कोरोना के टाइम पर व्हीकल्स वगैरह चलने बंद हो गए थे। तो ऐसे में हमारा वातावरण जो है वो एक तरह से पहले की अपेक्षा काफ़ी शुद्ध हो चुका था और जो दिल्ली अपने प्रदूषण के लिए फेमस थी, वहाँ पर भी शुद्धता आ गई थी और काफ़ी हद तक प्रदूषण कम हो गया था। तो ऐसे में वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक नई योजना चालू की, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल योजना। इसमें क्या था कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को खरीदिए, जिससे कि धुआं नहीं निकलेगा और हमारी जो दिल्ली है जितना अभी स्वच्छ हुई है उस तरह से स्वच्छ बनी रहेगी। तो वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल योजना शुरू की गई थी, उसमें कुछ छूट वगैरह वो लोग दे रहे थे। अब इसी का 2.0 वर्जन दिल्ली में ही लॉन्च किया गया है, ठीक है? तो वायु प्रदूषण को रोकना इसका उद्देश्य है। हमारा लक्ष्य कोरोना वायरस के कारण हुई गिरावट के बाद दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना भी है, ठीक है? यह नीति शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद साबित करेगी। अगला, सीडी का फुल फॉर्म पूछा था, सबको पता है। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, जो एक गोल कलर की डिस्क होती है, ठीक है? आप सबने देखा होगा सीडी वीडी, तो है ना? चमकदार सतह पर इस पर लेपित रहती है। अगला, हरिसेन जो है वो किस शासक के दरबारी कवि थे? आज सुबह आपसे मेगास्थनीज के बारे में पूछ लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य वाला। आज सुबह ही हमने एग्जाम एनालिसिस कराया है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस अगर आप देख करके जा रहे हैं तो कुछ नहीं तो कम से कम 15 से 16 नंबर आपको फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देख करके जाते हैं, ठीक है? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे कौन? हरिसेन। अगला, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? ये चारों पॉइंट के बारे में हमने आपको बताया था और चारों पॉइंट में से 2 प्रश्न आ चुके हैं। पश्चिमी और पूर्वी पूछ लिया है और आज आपसे दक्षिणी भी पूछ लिया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि अंडमान निकोबार में तो है, लेकिन अंडमान निकोबार के कौन से समूह में है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए चारों एक बार फिर से आपको बता दें। ये देखिए, सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल, ठीक है? सबसे दक्षिण में कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट हो गया। सबसे पूरब में चले जाएंगे तो कौन हो जाएगा? किबिथू हो जाएगा। और सबसे पश्चिम में चले जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा है? गोहार मोती है, ठीक है? तो चारों आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे। और अगर मुख्य बिंदु पूछता है तो दक्षिण में भारतीय भूमि का मुख्य बिंदु पूछता है तो वो कन्याकुमारी हो जाएगा। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है सीमॉस का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे, कंप्यूटर से ये प्रश्न आया है। आइए देख लेते हैं। सीमॉस का पूर्ण रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये सीमॉस का फुल फॉर्म हो जाएगा। अब ये क्या होता है? तो यह एक प्रकार का सेमीकंडक्टर तकनीकी है जिसका उपयोग कंप्यूटर प्रोसेसर, मेमोरी चिप्स और अन्य डिजिटल उपकरणों को बनाने में किया जाता है। तो ये सीमॉस के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। तो ये आज के प्रश्न थे थर्ड और सेकंड दोनों शिफ्ट के। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आप लोग 10+2 एनटीपीसी जो आगे एग्जाम होने वाला है उसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में एसएससी जीडी और आरआरबी ग्रुप डी के भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले निवेदन है आपसे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, है ना? जिससे कि हमारा भी उत्साह बढ़ते रहे और लगातार हम आपके लिए इसी तरह से मेहनत करते रहें। साथ ही साथ में लाइक बटन पर भी क्लिक कर देना जो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं कल सुबह फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। आज का भी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस सुबह वाला आप लोग जरूर देख लेना। तब तक
तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।